अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं IS-10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का क्या मतलब है कि अगर ईयर एंड के बाद जो इवेंट्स होते हैं उनको आपने कैसे डील करना है, उनको हम देखने जा रहे हैं। डेट को आपने फिक्र नहीं करनी, डेट कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। और आगे लेके जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने देखनी होती है ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटिटी शुड एडजस्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग। कुछ इवेंट्स को आपने एडजस्ट करना है और कुछ इवेंट्स को आपने एडजस्ट नहीं करना। ठीक। दूसरी चीज़ के डिस्क्लोजर्स that entities give about the date of financial statement were authorized for issue and about the issuance of। अब एक टाइम आता है जब आपका ईयर एंड होता है, एक टाइम होता है जब ऑडिटर्स उसको ऑडिट करते हैं आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एक टाइम होता है जब ऑडिटर रिपोर्ट साइन करता है, उसके बाद टाइम होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, जब फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, वो ऑथोराइज होती हैं और उसके बाद जाके वो पब्लिश होती हैं। टाइमलाइन में अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा, कभी मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं मेरे पास एक तस्वीर पड़ी मैं आपको शेयर कर दूंगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, मगर इसके अंदर इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप प्रॉपर्ली इसको एडजस्ट कर सकें, जो एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक्स हैं, और डिस्क्लोजर कर सकें। ठीक है। स्टैंडर्ड्स आपसे ये भी रिक्वायर करते हैं एंटिटी शुड नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस इफ द इवेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग इंडिकेट्स द गोइंग कंसर्न बेसिस इज नॉट प्रॉफिट। गोइंग कंसर्न बेसिस का क्या मतलब है? The company can okay, the company can run for at least पेज ही खत्म हो गया भाई 1 year, for at least 1 year 12 months। एक साल तक अगर कंपनी प्रॉपरली चल सकती है तो वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना सकते हैं उसकी फाइनेंशियल। अगर 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 आपके पास सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, अगर आपका ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, ऑडिट हो रहा था, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपकी 10 फैक्ट्री हैं जिसमें से 8 में आग लग गई है, कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रही। क्यों? 80% आपका बिजनेस ख़त्म हो गया। आई एम श्योर कि अगर 30% भी ख़त्म हो जाए तो कंपनी हिल जाती है। एक बंदा हो, अगर आप कंपनी की जगह, कंपनी को भी सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं, अगर एक बंदा जल जाता है खुदा ना खास्ता और उसके बाजू टांगे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वो यूज़ नहीं कर सकता, और उसकी आंखें भी काम ना बेशक करें या कान भी उसके काम नहीं करें, क्या कहेंगे उसको? कितने % बॉडी का पार्ट उसका ख़त्म हो गया? लेस देन 50%। मगर बंदा ख़त्म हो गया, बंदा ख़त्म हो गया, वो बंदा दोबारा नहीं, जब सही नहीं हो सकता, ना ही वो ठीक हो सकता है और ना ही वो नॉर्मली बिहेव कर सकता है। तो गोइंग कंसर्न बेसिस कंपनी को कहते हैं कि कंपनी को आग लगी, कंपनी ख़त्म हो गई। तो गोइंग कंसर्न अगर नहीं रही कंपनी तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनानी है। किस स्टेटमेंट पे बनानी है आपने? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन आप ब्रेक डाउन बेसिस यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये P4 का टॉपिक है, मगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ब्रेक डाउन बेसिस क्या होता है। ब्रेक डाउन बेसिस के अंदर आप ये करते हैं कि आप जो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाते हैं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? एसेट्स की वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू लिखते हैं, जो मिनिमम सेल उसकी हो सकती है। लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं, और आपकी जो इन्वेंट्री होती है उसको कम प्राइस में लिखते हैं। आप हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। आई डोंट थिंक आपको ज़रूरी है, मगर ब्रेक डाउन बेसिस का मतलब है कि आप हर चीज़ को कहते हो कि यार अभी कल हमने बेच देनी है, कल बेच देनी है, कल बेच देनी है, बस। अब आपको पता, आपने अपने पूरे घर की जितनी भी चीज़ें सारी अपने कल बेचनी, कितने की बिकेंगी? आधी से ज़्यादा कबाड़ी के पास ही जाएंगी। मतलब इतनी जल्दी कोई नहीं खरीदता। आपके पास बायर, जितने भी बायर होते हैं वो कहते हैं यार हमें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे देखा कि लोग मगर मोबाइल खरीद होते हैं, मोबाइल तो अब इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उसको खरीदने के लिए भी लोग 4-4 दिन लगाते हैं सोचने में। तो बाकी चीज़ें, घर की चीज़ें तो और ज़्यादा टाइम लगता है। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स फेवरेबल, फेवरेबल मतलब कंपनी के फ़ायदे में, या अनफेवरेबल कंपनी के नुकसान में है, दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ईयर एंड 31 दिसंबर, ठीक है, कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है। मार्च 30 ऑफ अप्रैल को इश्यू होंगी आपकी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये एफ लिखा है, एफ लिखा है मैंने, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 31 दिसंबर, अब इसके अंदर वो क्या कहते हैं, अकर बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, यहाँ से लेके अब यहाँ पे इशू होनी है, हमने यहाँ पे क्या बात कही है, ऑथराइज्ड, इस टाइम पे जाके 31 मार्च को ऑथराइज हो रही है, ऑथराइज हो रही है, ठीक है। ये पूरा गैप जोन सा है 3 महीने का, इसके अंदर अगर कुछ भी हो रहा है फेवरेबल या अनफेवरेबल, आपने उसको लिखना है। 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स, आई एम सॉरी, एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं, जो कि एक एविडेंस देते हैं कि वो ईयर एंड पे मौजूद थे, इधर उनका फुटप्रिंट पड़ा होता है, इधर वहाँ वो मौजूद होते हैं, इधर आपको पता होता है कि यार वो अवेलेबल है यहाँ पे, इधर वो हैं। नॉन एडजस्टिंग क्या होते हैं कि कंडीशंस बाद में चेंज हुई, हर चीज़ बाद में हुई और वो उसके बाद चेंज हुआ, जितना मर्जी बुरा हो गया वो बाद में हुआ है, इधर यहाँ पे नहीं था। एग्जाम्पल, कंपनी का एक डेटर था, एक उसका रिसीवेबल था, कितने डॉलर्स का, $100,000 का, $100,000 का। उसने नवंबर, ये 31 दिसंबर 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2014, उसने नवंबर 2012 में पैसे लिए थे, और अब यहाँ पे आके आपको फरवरी में 12 फरवरी को पता चला है कि वो जो सा आपका रिसीवेबल था उसको क्या हो गया, वो बैड डेट बन गया, वो पैसे नहीं देगा, ज़ीरो देगा, कुछ भी नहीं देगा। एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग क्यों, वो यहाँ पे इस ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मौजूद था, उसकी फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई थी। दूसरी एग्जांपल, थर्टियथ मार्च को कंपनी की 12 में से 8 फैक्ट्रियां जल गई, आग लग गई उनमें, कंपनी ख़त्म हो गई, कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा अभी, और कंपनी का डिसाइड हो गया कि उसका दिवालिया निकल जाना। एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं डालोगे। ठीक है, क्यों, ईयर एंड पे मौजूद। अब ये बंदा नहीं कह सकता यार मैंने सिगरेट पी थी, उन फैक्ट्रीज में मैं गया था, सिगरेट पी थी, सिगरेट मैंने वहाँ पे फेंक दी 31 दिसंबर को, वो थोड़ी थोड़ी चलती आ रही थी, वो चलती जा रही थी, और अचानक से वो एक ऑयल को आग लग गई और 8 की 8 जोन सी फैक्ट्रियाँ जल गई। नहीं, पॉसिबल नहीं है, समझ आ रही है आपको इस बात की, नहीं आपको यार पागल हो गया बंदा, ऐसा नहीं होता। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्यों, इसका ईयर एंड पे कोई ताल्लुक नहीं है। जिस चीज़ का ईयर एंड के साथ कोई ताल्लुक ना हो या लिंक ना बने वो नॉन एडजस्टिंग होती है। कीप दैट इन माइंड, अगर आप ये बात याद रख सकते हैं, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, बहुत ईजी बात है। An entity shall adjust the amount recognized in the financial statement to reflect an adjusting event after reporting period. ठीक है, an entity shall not adjust the amount recognized in the financial statement non-adjusting event. अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई लॉस हुआ है, रिसीव बैड डेट्स हो गए हैं 1 लाख के, उनको आपने रिकग्नाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपने बैड डेट्स डालनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपने कहना रिसीवेबल हमारे इतने थे मगर आप -100,000, क्यों, फाइनेंशियल वहाँ ईयर एंड पे मौजूद था। आग जो लगी है 8 फैक्ट्रियों में वो नहीं डालनी। यू विल नॉट recognize the non-adjusting events even if they are material, don't recognize them. हाँ, अगर वो मटेरियल हैं, ओह ये क्या हो गया भाई, गुड, अगर वो मटेरियल है, मटेरियल क्या होता है, that figure या that circumstance which can change the influence of the decision makers based on the financial statements. मटेरियल है तो क्या करोगे,
क्या करेंगे उसके? आप कहोगे an entity shall disclose the following for each material non-adjusting event after nature of the event, क्या हुआ है, आग लगी है फैक्ट्री में, दूसरा एस्टिमेट ऑफ इट फाइनेंशियल इफेक्ट, कितना नुकसान हो गया, और स्टेटमेंट सच एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। आप कहते हो कि यार 8 फैक्ट्री में लग गया, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना लगा है, मगर लग गया, इतना नुकसान हो गया है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, नुकसान हो गया। ठीक, टॉपिक का काफ़ी मैसअप हो गया है, होप कि क्लियर हो गया होगा क्या एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। If entity receives information after reporting period about condition that existed at the reporting year, it shall update disclosures to the condition in the light of the information। इसको क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, एडजस्टिंग। ठीक, तो ये था आपका इवेंट आफ्टर एडजस्टिंग रिपोर्टिंग पीरियड। बहुत 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 इजी टॉपिक है अगर आपको पता चल जाए, और एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग क्या होता है। इस पूरे टॉपिक में इससे एक्स्ट्रा चीज़ कोई पूछ ही नहीं सकता आपसे कि एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग क्या होता है। अगर आपको पता है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग क्या होता है, और आपको पता है एडजस्टिंग किसके साथ लिंक करते हैं, उसको कैसे आपने अकाउंट फॉर करना है, एडजस्टिंग को आपने प्रॉपरली एक ट्रांजेक्शन यूज़ करना है, नॉन एडजस्टिंग को आपने तभी यूज़ करना है एज अ ट्रांजेक्शन तब वो मटीरियल हो, मटीरियल भी तब, अगर वो मटीरियल ना हो तो क्या करेंगे, पुट इट इन द नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन इसका लेके चलूँगा, जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इनके, आई होप आपको फिर क्लियर हो जाएगा। आई होप कि अभी भी क्लियर हुआ होगा, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ ट्राई टू री अंडरस्टैंड दिस। इस टॉपिक को, पूरे चैप्टर को पढ़ें जो मैंने आपके सामने रखा है, और देखें, इस समरी को पढ़ें। मैं समरीज यूज़ करता हूँ ताकि हम बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट हिट करें। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुनने का, और फिलहाल के लिए इतना ही, और आई होप काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं भी हुआ तो कोशिश करेंगे आइंदा से क्लियर हो जाए, और मुझे बताएं अगर जहाँ पे भी आपको कहीं इशू आया। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।